हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ट्रेजी। तो आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे जेएनयू एमए इंटरनेशनल रिलेशन और एमए पीआईएसएम एमए पॉलिटिक्स। तो दोनों का जो ये कंबाइंड क्लास स्टार्ट हो रहा है, तो फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कवर इज इंडियन पॉलिटी। So in today's lecture basically we are going to see about the Constitution of India. So Constitution of India में आज हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ थिंग हम लोग देख लेंगे। बेसिक इंट्रोडक्शन। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग क्या करेंगे कि दो तीन पॉइंट पे ध्यान देंगे। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, दूसरा जो चीज़ हम लोग ध्यान देंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से जेएनयू के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है। और मेरी कोशिश ये होगी कि जहाँ जहाँ जिस ढंग से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, सो आई कीप ऑन एडिंग दोज पॉइंट्स सो दैट कि जब आप अपने रिवीजन कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, उन सारे टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं, तो आपको उन सारे पॉइंट्स को स्ट्रेस करना है सो दैट यू कैन ऑल्सो डेवलप द वे ऑफ थिंकिंग और दोज टॉपिक्स, सो दैट कि वो सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में इंस्टिगेट हो सके, रिपीट हो सके। एंड जब भी क्वेश्चन उन सारे टॉपिक्स पे पूछे जाए तो आप वहाँ पे आसानी से उसको सॉल्व कर सकें। सो अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक के बारे में अगर देखना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, किस तरीके से फ्रेम किया गया, तो इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। अब देखिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। आप जैसे कि जानते हैं कि अभी तक जो टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जितनी बार अमेंडमेंट हो चुका है, तो उस पर भी सवाल आ सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन में कितने प्रोविजंस बाहर से लिए गए थे, या फिर हम बोल सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स थे या कौन कौन से ऐसे आप ये बोल सकते हैं सेक्शंस थे, पार्ट्स थे, जिसको हम लोग बाहर के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए हैं। और इस टाइप के सवाल जो है यूपीएससी में तो आ ही चुका है, तो हम लोग कोशिश कर सकते हैं और उम्मीद लगा सकते हैं कि हो सकता है जेएनयू में भी ये बेसिक क्वेश्चंस है, तो ये भी पूछे जा सकते हैं। इसके साथ साथ क्वेश्चंस कैन ऑल्सो बी आस्क्ड रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो वी आर गोइंग टू सी ऑल दोज क्वेश्चंस, ऑल दोज पॉइंट्स। एंड आपको क्या करना है कि जब भी आप नोट्स बना रहे हैं, सो इट्स नॉट दैट यू हैव टू रिपीट द सेम थिंग अगेन एंड अगेन while you are making notes. What you have to do is that you have to just look at the important points and you have to write it down in your own ways. देखिए, जब भी आप नोट्स बना रहे हैं तो कोशिश आपको ये करनी है कि rather than copying everything whatever I am writing on the blackboard, और जो भी आपको PDF दिया जाता है उससे सारी चीज़ को कॉपी नहीं करना है, लेकिन आपको क्या करना है कि उससे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको लगता है आपको अपने हैंड राइटिंग में लिखना है, so that कि whenever you are going to revise it, you can revise it very quickly. And the second thing is, the more you write, the more it is easy for you to learn and remember. So सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग देखेंगे, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या इंडियन पॉलिटी में जो सेक्शन आज हम लोग कवर अप कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो पहला पॉइंट आ जाता है, एक आप बोल सकते हैं जो बेसिक पॉइंट के रूप में जिसको हम लोग देख सकते हैं, सबसे बहुत बार ये भी सवाल आ सकता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया था, जब कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट टाइम अडॉप्ट किया गया था, सो व्हाट वाज द इन टर्म्स डायमेंशंस, इन टर्म्स ऑफ कितने पार्ट्स थे, कितने आर्टिकल्स थे, कितने शेड्यूल्स थे, तो उस पर भी अक्सर क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर अब देखिए पार्ट्स क्या हैं, तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को it has been divided into different parts and some of the parts are divided into chapters, और एंड में आपके शेड्यूल्स हैं। शेड्यूल्स इन फॉर्म ऑफ के, जैसे कि मान लीजिए ओथ लिया जाता है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हो या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, तो उनका ओथ का जो फॉर्मेट होता है वो शेड्यूल में आ जाता है। या फिर जैसे कि आप जानते हैं जितने जो हम लोग अक्सर सुनते हैं स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, या जो इंडिया के ऑफिशियल लैंग्वेजेज हैं या जो भी लैंग्वेज है जिसको हम लोग बोलते हैं कि अच्छा इस शेड्यूल में डाल दिया गया, अक्सर न्यूज़ में ये आते रहता है। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच गेट डिफाइंड इन शेड्यूल्स। This is different from appendix. Don't mix it with schedules and appendix.
तो क्वेश्चन में मान लीजिए आपसे पूछ दिया जा सकता है कि क्या शेड्यूल है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया अपेंडिक्स है, तो ये सारी चीज़ें आपको मेंशन मिल जाएंगी। तो इन टर्म्स ऑफ अगर मान लीजिए हम लोग ओरिजिनल पे जाते हैं कि व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड एंड इन्फोर्स्ड 26 जनवरी 1950, और इसीलिए 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे के रूप में भी मनाते हैं। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था तो उस समय सवाल आपसे ये पूछ दिया जा सकता है आइदर इन टर्म्स ऑफ पार्ट, शेड्यूल या आर्टिकल कि टोटल कितने आर्टिकल्स थे। तो आपको इसमें याद रखना है टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो थे, मान लीजिए 1950 की अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो थे हमारे वो 395 थे। वहीं अगर हम लोग पार्ट्स की बात करें तो 22 पार्ट्स थे। और जब आप हम लोगों ने एक सेपरेट पीडीएफ भी प्रोवाइड किया है जहाँ पे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के जितने अभी तक के जितने आर्टिकल्स हैं, जितने पार्ट्स हैं, जितने शेड्यूल्स हैं, सारे चीज़ को या अपेंडिक्स है, तो सारे चीज़ को हम लोगों ने दे दिया गया है। क्योंकि क्वेश्चन जो है ये भी बहुत बार फ्रेम हो जाता है कि एक पार्टिकुलर आर्टिकल कौन से पार्ट के अंदर है। तो वो जब हम लोग पढ़ाई करेंगे, जब हम लोग डिटेल में जाएंगे, हर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट्स को देखेंगे, इसके अंदर जो चैप्टर्स हैं उसको देखेंगे, तो वहाँ पे भी हम एक बार वो चीज़ रिपीट करेंगे सो दैट इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो अब आता है इन टर्म्स ऑफ शेड्यूल। तो टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल एट द टाइम ऑफ द फर्स्ट टाइम व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड एंड अडॉप्टेड, सो इट वाज 8। सो एक चीज़ तो मैंने आपको बता दिया कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस पे। दूसरा इसी पे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट इन द सेंस कि अभी आपके कितने आर्टिकल्स हैं। तो अगर अभी की बात करते हैं तो इसमें टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो हैं ये 470 हैं। यहीं आप पार्ट्स की बात करते हैं तो उस समय 22 थे, अभी 25 हैं। और वहीं शेड्यूल की बात करते हैं तो अभी 12 शेड्यूल हैं, और अपेंडिक्स जो है 5 अपेंडिक्स हैं। तो इस पर भी सवाल आ सकता है कंपैरिजन में कि कौन कौन सा करेक्ट है। तो इस तरीके से आपको ये सारे जो पॉइंट हो जाते हैं ये इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, जिसको कि आपको नोट डाउन कर लेना है। ये फैक्ट वाली बात है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जेएनयू एंट्रेंस एग्ज़ाम में मैक्सिमम जो है वो फैक्ट ही पूछा जाएगा। तो बेसिक में आपसे ये इसके बारे में फैक्ट के रूप में आपसे पूछा जा सकता है। सो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है अबाउट द ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो इस पे एक जो कॉमन क्वेश्चन है जिसमें कि आप लोग मैक्सिमम लोग जानते हैं कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी, तो हम लोग सब जानते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर। लेकिन इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए, या आप ये बोल सकते हैं कि पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्थापना की गई थी, और इसमें जो है इलेक्टेड मेंबर्स थे। तो उस समय जो है बिफोर, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का जो जिम्मेदारी दिया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, तो बिफोर इंडिपेंडेंस ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब फ्रेम किया गया था, आप ये बोल सकते हैं कि फॉर्म किया गया था, तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हुए, यू कैन से टोटल नंबर ऑफ डेलीगेट्स हुए मेंबर, द टोटल स्ट्रेंथ वाज 299। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट वाज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। दूसरा सवाल इसी से पूछा जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट टाइम कब बैठी थी। तो आप लोग जानते हैं इंडियाज़ इंडिपेंडेंस जो हम लोग को मिला था वो था 15 अगस्त 1947, और इंडिया जो था एक ब्रिटिश कॉलोनी थी। लेकिन उससे पहले जो है फर्स्ट टाइम आप ये बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो मीटिंग हुई थी वो है 9 दिसंबर 1946। तो 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट टाइम बैठी थी, या आप ये बोल सकते हैं
to frame the constitution, to discuss the constitution, to debate the provisions of the constitution. और फाइनली जो अप्रूव किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन को, जो फाइनल अप्रूवल मिला गया था, ये था 26 नवंबर 1949। तो ये दोनों डेट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और इसके साथ ही आप लोग जानते हैं 26 जनवरी को ये कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट। सो डिफरेंट आप ये बोल सकते हैं कि वर्ड्स यूज किया जा सकता है, केम इनटू इफेक्ट, इंडिया बिकेम रिपब्लिक ऑन, तो सारे चीज़ में 26 जनवरी 1950 को हम लोग देखते हैं। तो अब जैसे कि आप लोग जानते हैं 15 अगस्त 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था। तो इंडिपेंडेंट होने के बाद जो है इंडिया को एक डोमिनेंट स्टेटस मिला था। और ये जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, आफ्टर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड, और यू कैन से आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिकेम द प्रोविजनल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। और जब फर्स्ट टाइम जनरल असेंबली हुआ था या जनरल इलेक्शन हुआ था, उसके बाद फिर इसका जो नाम है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हट गया और फिर हम उसको पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बोलते हैं। और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के बारे में भी हम लोग आपको डिटेल में बताएंगे रिगार्डिंग द टू हाउसेस, या आप उसको बाइकैमरल लेजिस्लेशन भी बोल सकते हैं। तो जब हम लोग वो कॉन्स्टिट्यूशन में जब स्टार्ट करेंगे, डिटेल में जाएंगे, तो पूरे इनके पावर्स, प्रिविलेजेस, व्हाट आर द प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो पार्लियामेंट को लेकर है, वो सारा चीज़ हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। इन एडिशन आपसे एक और सवाल पूछा जा सकता है, और मतलब ये छोटा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो टोटल सीटिंग हुआ था इन टर्म्स ऑफ कि उसका जो पूरा टाइम पीरियड था वो कब से कब तक था, या पूरा उसका जो स्प्रेड होता है। तो टोटल जो सीटिंग हुआ था वो 114 सीटिंग हुआ था, एंड दिस वाज स्प्रेड ओवर 2 years 11 months एंड, मतलब ज़रूरी नहीं है कि इससे आपको सवाल पूछा जाएगा, लेकिन इन केस अगर पूछ दिया जाता है तो ये आप लिख दीजिएगा 18 days। तो एक छोटा सा पॉइंट है, टोटल नंबर ऑफ जो सीटिंग हुआ था वो 114 सीटिंग्स थे, और ये सीटिंग जो है स्प्रेड इन द सेंस कि बिटवीन 9 दिसंबर 1946 टू 26 नवंबर 1949। सो दिस वाज द लास्ट सीटिंग, दिस वाज द फर्स्ट सीटिंग। तो ये जो 3 years का जो आप टाइम गैप देख रहे हैं, तो आप इसको मान के चलिए 2 years इन टर्म्स ऑफ अगर आप डेज में कन्वर्ट कर देते हैं तो 2 years 11 months एंड 18 days। तो एक छोटा सा पॉइंट है जिसको कि आप लोग याद कर सकते हैं। द सेकेंड पॉइंट, और यू कैन से द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जो है डिफरेंट कमिटीज़ का गठन किया गया था। जैसे कि मैंने आपको बताया था ड्राफ्टिंग कमेटी, तो उसी तरीके से आप ये बोल सकते हैं कि टोटल कमिटीज़ जो फॉर्म हुए थे वो 22 थे। तो इससे भी आपसे क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन इससे और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि उसमें डिफरेंट कमिटीज़ के नाम दिए जा सकते हैं, और आपसे पूछ दिया जा सकता है कि हु वेयर हेडिंग दिस कमिटीज़। सो आउट ऑफ दिस 22 कमिटीज़, नॉट ऑल द कमिटीज़ आर इम्पॉर्टेंट, बट सम ऑफ द कमिटीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वी आर गोइंग टू डिस्कस, एंड ड्राफ्टिंग कमिटी इज़ वन अमॉन्ग दैम। तो आप बोल सकते हैं ड्राफ्टिंग कमिटी, एंड ड्राफ्टिंग कमिटी का सोल पर्पस था टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। B.R. अंबेडकर। दूसरा जो इम्पोर्टेंट कमेटी था वो है यूनियन पावर कमेटी, यूनियन पावर कमेटी, और इनके जो हेड थे ये थे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसके बाद जो दूसरे थे एक, और ऐसा नहीं था कि हर एक कमेटी के हेड जो है सेपरेट थे, बहुत सारे इसमें ऐसे लोग थे जो कि एक से ज़्यादा कमिटीज़ को हेड कर रहे थे। जैसे यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी,
यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, तो इसको भी जवाहरलाल नेहरू ही हेड कर रहे थे। इसके बाद आ जाता है आपके प्रोविंशियल, जैसे यूनियन के जवाहरलाल नेहरू थे, वहीं प्रोविंस के जो हेड थे वो थे आपके जिसको हम लोग बोलते हैं लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल। और इसी तरीके से थे आपके, एक तो हम लोग जानते हैं कि पूरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो हेड थे ये थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जो प्रोविंस वाला पार्ट था उनके हेड थे आपके लौह पुरुष या आयरन मैन ऑफ इंडिया, जिनको हम लोग बोलते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। वहीं अगर स्टीयरिंग कमेटी की आप, स्टीयरिंग कमेटी, तो इनकी भी हेड थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और वहीं आप बोलते हैं हाउस कमेटी, या फिर आपके थे एक इम्पॉर्टेंट आ जाता है लैंग्वेज कमेटी। तो जितने सारे जो कमिटीज़ हैं, जो भी इम्पोर्टेंट कमिटीज़ है पीडीएफ में दे दिया गया है, आप इसको 100% याद कर लीजिएगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इससे क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है। तो इसमें जो क्वेश्चन का जो फॉर्मेशन है ये 2-3 तरीके से पूछा जा सकता है। पहला, दे मे आस्क और दे मे गिव हु वाज द हेड और चेयरपर्सन ऑफ आपके यूनियन पावर कमेटी या यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। सो दिस इज वन वे इन विच दे कैन आस्क डायरेक्ट क्वेश्चन। The second way in which they can ask the question from these committees is by giving 4 different committees and 4 different names and they can say match. So basically ये क्या करेंगे कि लिस्ट 1 में आपके कमिटीज दे देंगे और लिस्ट 2 में आपको नेम्स दे देंगे और बोल देंगे कि आपको मैच करना है कि कौन किस कमिटी के हेड थे। The third way in which they can ask the question, since I have already mentioned that कुछ ऐसे लोग थे जैसे जवाहरलाल नेहरू हो गए, वल्लभ भाई पटेल हो गए, जो एक से ज़्यादा कमिटी को हेड कर रहे थे। तो आपको 4 कमिटी का नाम दे दिया जाएगा और पूछ दिया जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज वाज हेडेड बाय लेट से जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल। और नीचे ऑप्शन हो जाएगा, मान लीजिए ये 1, 2, 3, 4 है, तो ऑप्शन ए का हो जाएगा 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 2, 3 and 4 ओनली, ऑल द एबव। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जब भी आप मान लीजिए ये सारे जो आपके कमिटीज़ को देख रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कमिटीज़ को देख रहे हैं, जिनका ऑब्जेक्टिव था कि कॉन्स्टिट्यूशन के उन प्रोविजंस को डिस्कस करना, डिबेट करना, उसके बारे में प्रिपेयर करना, तो जब भी आप उस चीज़ को देख रहे हैं तो इस 3 तरीके से किस तरीके से जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको उस तरीके से भी अपने माइंड में चीज़ों को फ्रेम कर लेना है और इस हिसाब से भी आप अपने नोट्स को प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट है आपके यूएसए। सो व्हाट आर द पॉइंट्स और यू कैन से व्हाट आर द पार्ट्स और व्हाट आर द प्रोविजंस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट वी हैव बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। सो एक आता है आपका फंडामेंटल राइट्स। तो यूएसए में ये कहा जाता है बिल ऑफ राइट्स। अगर आप मूवीज़ देखते हैं, स्पेशली हॉलीवुड मूवीज़ देखते हैं, तो वहाँ से हमेशा बात की जाती है 4th अमेंडमेंट की बात। तो वहाँ पे जब यूएसए में सिविल वॉर हुआ था उसी समय 4th अमेंडमेंट लाया गया था और इक्वल राइट्स वे गिवन टू बोथ और यू कैन से पीपल ऑफ ऑल कलर्स। सो दूसरा पॉइंट है फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर इन द सेंस कि जिस तरीके से आप देखते हैं यूएस में भी आपके सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट है, स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट है, तो सेम स्ट्रक्चर इज ऑल्सो फॉलोड इन आपका इंडिया में, यहाँ पे भी आपका है। तीसरा हो जाता है इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज इन द सेंस कि हु आर द पीपल हु आर गोइंग टू इलेक्ट दोज
representatives either in terms of lower house, upper house, assembly, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं। तीसरा हो जाता है, चौथा हो जाता है आपका एक पॉइंट जो अक्सर लोग मिस कर जाते हैं, वो जुडिशियल रिव्यू। सो व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू? आप देखते हैं कि जो भी बिल होता है, जब वो एक्ट बनता है तो दैट नीड्स द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन एक यहाँ पे इंडिया में प्रोविजंस है कि दोज बिल्स कैन बी चैलेंज्ड और दोज एक्ट्स कैन बी चैलेंज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपका जो आया था नेशनल जुडिशियल कमीशन की जो स्थापना हुई थी, जहाँ पे जजेस का किस तरीके से हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट होगा, और वो जो आपका एक्ट था वो चैलेंज हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था। सो दैट मीन्स जुडिशियल रिव्यू। फिर एक आ जाता है आपका इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि इंडिया में जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं है, और ये अभी की बात नहीं है, बहुत पहले से भी ये ब्लेम लगाया जा रहा है कि सिंस गवर्नमेंट हैज़ द राइट टू अपॉइंट सुप्रीम कोर्ट जजेस, क्योंकि आपने पास्ट में भी देखा होगा कि किस तरीके से सुपरसीड करके दोज पीपल और दोज जजेज हु हैड द आप ये बोल सकते हैं एक्सपीरियंस एंड हु वेर इन द लाइन ऑफ जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो नियुक्त होते, उनको हटा के किसी और को बना दिया गया था। लेकिन फिर भी आप मान सकते हैं कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है। और फिर आ जाता है आपका इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये बोलता है कि एवरी सिटीजनशिप हैज़ द सेम राइट्स और लॉ इज इक्वल फॉर ऑल द सिटीजन्स। तो ये हो जाता है इक्वल राइट्स, और आप ये बोल सकते हैं कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसके बाद हम लोग देखेंगे आयरलैंड का, और आयरलैंड के बाद फिर आता है ऑस्ट्रेलिया। तो आपको फाइनली लास्ट में बताएंगे कि इसमें किस तरीके से क्वेश्चंस को पूछे जा सकते हैं। आयरलैंड, तो आयरलैंड से बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट लिया गया था, वह है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये लिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है कि दीज आर बेसिकली गाइडलाइंस, वेलफेयर गाइडलाइंस विच the government has to keep into mind while formulating any rules, regulation or any kind of schemes। और एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, आगे भी ये डिटेल में जब हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को तो बताएंगे। These डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट कैनॉट बी इन्फोर्स्ड इन, कैनॉट बी इन्फोर्स्ड मतलब अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ये बोला गया है कि आपको जो है सारे लोगों के लिए उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, इकोनॉमिकली अपलिफ्टमेंट, सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए गवर्नमेंट को ध्यान देना है, तो आप जाके सुप्रीम कोर्ट में इन सारी चीज़ों को चैलेंज नहीं कर सकते हैं जस्ट बिकॉज कि गवर्नमेंट, आप ये नहीं मान सकते हैं कि दीज आर समथिंग विच द गवर्नमेंट आर सपोज टू डू, दिस इज समथिंग विच एक्ट्स एज ए गाइडिंग प्रिंसिपल। तो ये डिफरेंस है, और इस पर भी यूपीएससी में क्वेश्चन आए हैं, जेएनयू में आ सकता है, नहीं आ सकता है, लेकिन इसको दिमाग में रखना है। अब आ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया। तो ये भी आपको देखना है, और ऑस्ट्रेलिया का जो है फ्रीडम ऑफ ट्रेड बिटवीन स्टेट्स, फ्रीडम ऑफ ट्रेड बिटवीन स्टेट्स मतलब इंटर स्टेट ट्रेड जो है ये फ्री होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि बॉर्डर पे सेल टैक्स नहीं देना है, वो तो देना ही है, लेकिन ये आ जाता है आपका फ्रीडम। दूसरा आता है एक कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में 3 डिफरेंट लिस्ट क्रिएट किया गया है, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। सो बेसिकली दीज आर द लिस्ट और एरियाज इन विच दे हैव द एक्सक्लूसिव राइट टू फॉर्म लॉ। कॉन्करेंट लिस्ट एक ऐसा लिस्ट है जहाँ पे स्टेट के पास भी पावर है लॉ फॉर्म करने का और सेंटर के पास भी, फॉर एग्जांपल एजुकेशन। इसीलिए आप देखते हैं कि स्टेट भी लॉ बनाती है, स्कीम्स बनाती है रिगार्डिंग एजुकेशन, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स भी बनाती है। और फाइनली अब
अब हम लोग देखेंगे और कौन कौन से हैं, जैसे जापान हो गया, फ्रांस हो गया, तो उसको भी एक लाइन से हम लोग देख लेंगे। अब जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बताया था, देयर वर सम ऑफ द प्रोविजंस विच वे बोरोड फ्रॉम फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन, और यू कैन से प्रोविजंस विच वे टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉरेन कंट्रीज। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दोज पार्ट्स, क्योंकि जेएनयू के एंट्रेंस एग्जाम में इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है रिगार्डिंग द प्रोविजंस विच हैव बीन बोरोड फ्रॉम फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यूजुअली जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविज़न नहीं है, लेकिन रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, द होल स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फॉर्म और you can say a place to debate and draft the constitution, this idea was taken from France. So this is not regarding the constitution but this is regarding the constituent assembly. तो इस पॉइंट को आप बस दिमाग में रखिएगा और हो सके तो नोट डाउन कर लीजिए, इनकेस अगर मान लीजिए एग्ज़ाम में पूछ दिया जा सकता है तो आप उसको लिख सकते हैं। सो पहला यूनाइटेड किंगडम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि देयर वर सम द पॉइंट्स विच हैव बीन टेकन फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। यूनाइटेड किंगडम से कौन कौन से पॉइंट्स को लिया गया था। पहला, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर आप यूके और इंडिया में देखिएगा तो यूके में क्या है कि वहाँ पे जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है वो मोनार्क है, इंडिया में हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसीलिए वहाँ पे पार्लियामेंट्री मोनार्क कहा जाता है। ये पार्लियामेंट्री रिपब्लिक होता है या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कहा जा सकता है। लेकिन द फॉर्मेशन और द वे ऑफ पार्लियामेंट लाइक बाई कैमरल होगा, अपर हाउस, लोअर हाउस, द होल स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट, जहाँ पे एक प्रोविजंस ये भी है कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। दिस आइडिया हैज़ ऑल्सो बीन टेकन फ्रॉम द आप ये बोल सकते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट, या फिर आप ये बोल सकते हैं दिस रिजेंबल्स ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड द आइडिया हैज़ बीन टेकन फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। उस पॉइंट को आपको याद रखना है। तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट आपका लिया गया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। जो दूसरा कॉन्सेप्ट लिया गया है वो है आपका सिंगल सिटीजनशिप। अनलाइक यूएसए, अगर हम लोग यूएसए की बात करें तो वहाँ पे डुअल सिटीजनशिप है, एक है यूएसए का द इंटायर कंट्री एंड द सेकेंड सिटीजनशिप ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट्स। लेकिन इंडिया में स्टेट वाइज सिटीजनशिप नहीं है, सिंगल सिटीजनशिप है। तो तीसरा है रूल ऑफ लॉ। अब रूल ऑफ लॉ क्या होता है? सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ किसका? कॉन्स्टिट्यूशन। सो दिस पॉइंट हैज ऑल्सो बीन टेकन फ्रॉम, देखिए अलग अलग तरीके का एक आप लोग जब डिटेल में लीगल थ्योरीज पढ़ते हैं या लीगल प्रोसेस को पढ़िएगा, एक आता है एज पर द प्रोविजंस ऑफ द लॉ और एक होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, और ये है रूल ऑफ लॉ। तो ये सारे अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। और तो इसके बाद जो आता है वो है लेजिस्लेटिव, या फिर आप उसको बोल सकते हैं स्पीकर। और जो फाइनल पॉइंट है वो है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर मतलब हो गया है कि जो बिल किस तरीके से फॉर्म होता है, किस तरीके से इनैक्ट होता है, किस तरीके से इन्फोर्स होता है। उसके अलावा जो मैंने आपको अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था रिगार्डिंग, जब भी हम बोलते हैं जो बाई कैमरल के साथ साथ जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो जैसे यहाँ पे होता है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, सेम इज़ द प्रोसेस इन यूके, वहाँ पे भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो इसलिए हम उसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। तो और दूसरा तरीका है कि जहाँ पे हम लोग बोलते हैं किस तरीके से बिल को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द प्रेसिडेंट रिक्वायरमेंट होता है टू पास ए बिल और यू कैन से टू मेक ए बिल इनटू एक्ट। तो सेम प्रोसेस होता है।
यहाँ पे भी जिस तरीके से कुछ कुछ प्रोविजंस हैं रिगार्डिंग राज्यसभा एंड लोकसभा, किस तरीके से मनी बिल या फाइनेंस बिल जो है राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता है, सेम इज़ द केस इवन इन यूके। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, तो ये इस पे आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रिगार्डिंग यूनाइटेड स्टेट्स। सो नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे वो है फ्रांस। सो फ्रांस से हम लोग ने बोरो किया है द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी। तो इस पर अगर क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से लिख दीजिएगा। अब एक जो मेजर स्टेट है जिससे कि बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने बोरो किया है वो है क्वासी फेडरल, जहाँ पे हम लोग ने एक बोला कि एक सेंटर मतलब स्ट्रॉन्ग सेंटर होगा, और दूसरा हो गया आपका स्टेट गवर्नमेंट। तो ये कनाडा का प्रोविज़न है जिससे कि हम लोग ने बोरो किया है। और इसी में जब देखते हैं कि जब सेंटर भी है स्टेट भी है, दिस मीन्स दे विल बी डिवीजन ऑफ पावर्स, डिवीजन ऑफ पावर्स। डिवीजन ऑफ पावर्स में आप देखिएगा कि बहुत सारे ऐसे पावर्स हैं जो कि एक्सक्लूसिव राइट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, फॉर एग्जांपल डिफेंस, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर है, लेकिन इंटरनल सिक्योरिटी एंड पीस ये स्टेट गवर्नमेंट का भी आता है। इसीलिए जो स्टेट पुलिस होती है, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि कुछ कुछ जो टैक्स कलेक्शन होता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भी होता है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी होता है। और अब जो है जीएसटी आने के बाद सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को एक साथ उसको मर्ज कर दिया गया है, तो इस पॉइंट को याद रखना है। प्लस रेसिडुअल पावर, रेसिडुअल पावर ये हो जाता है कि बहुत सारे ऐसे चीज़, और ये चीज़ आपको कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ मिलेगा, लिखा हुआ है कि बहुत सारे ऐसे एरियाज जहाँ पे नाइदर वो सेंट्रल लिस्ट में है ना ही स्टेट लिस्ट में है, तो वो सारे जो एरियाज हैं ऑटोमेटिक आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द प्रोविजंस विच यू हैव बोरोड फ्रॉम कनाडा। अब आते हैं हम लोग सोवियत यूनियन। ऐसा नहीं देखिए सोवियत यूनियन से हम लोग ने कुछ नहीं लिया है, इनसे भी कुछ न कुछ नहीं लिया है। इनसे हम लोग ने लिया है फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो जिस तरीके से आपके फंडामेंटल राइट्स हैं उसी तरीके से आपके फंडामेंटल ड्यूटीज भी आ जाता है। फिर आ जाता है आपका जर्मनी, जर्मनी। और जर्मनी से हम लोग ने लिया है, क्या लिया है, इमरजेंसी प्रोविजंस। तो जिस तरीके से आप देखते हैं कि या तो स्टेट में जब इमरजेंसी लगता है या इंदिरा गांधी के द्वारा नेशनल इमरजेंसी लगाया गया था। सो देयर आर टू डिफरेंट काइंड ऑफ इमरजेंसी, एक आता है फाइनेंशियल इमरजेंसी और एक होता है जो कि इंटरनल या एक्सटर्नल थ्रेट टू द सिक्योरिटी एंड पीस ऑफ इंडिया। तो उस केस में हम लोग इमरजेंसी लगाते हैं। तो इमरजेंसी प्रोविजंस जो है ये जर्मनी से लिया गया है, और उसको हम लोग वेमार रिपब्लिक भी पहले बोलते थे। वेमार रिपब्लिक का फॉर्मेशन जो है 1919 में हुआ था। सो व्हेन वी आर गोइंग टू डिस्कस द वर्ल्ड हिस्ट्री, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेमार रिपब्लिक दैट वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1919 जस्ट आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जब जो है आपका लीग ऑफ नेशंस फॉर्म हुआ था। और लीग ऑफ नेशंस के फॉर्मेशन के टाइम का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि जर्मनी उससे पहले मोनार्क था और रिपब्लिक डिक्लेयर किया गया था। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल्स। और सेकंड लास्ट जो है वो है आपका साउथ अफ्रीका। इससे हम लोग ने लिया था अमेंडमेंट कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट का प्रोविजन है, जैसा कि आप जानते हैं टिल डेट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अमेंडेड बाय फॉर ए टोटल ऑफ 104 टाइम्स। और जो लास्ट अमेंडमेंट हुआ था, ये अमेंडमेंट हुआ था, जैसे कि आप जानते हैं सम ऑफ द सीट्स इन पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज आर रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज़। सो जो लास्ट अमेंडमेंट हुआ है 104th अमेंडमेंट, ये बोलता है कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए तो कंटिन्यू रहेगा रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली, लेकिन एंग्लो इंडियन का जो रिजर्वेशन था वो हटा दिया गया है।
तो इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, आप लोग देख लीजिएगा। तो ओवरऑल आप मान के चलिए कि ये हम लोगों ने बेसिक डिस्कस कर लिया। अब आता है कि क्वेश्चन किस तरीके से फॉर्म हो सकता है। एक तरीका है मैच द फॉलोइंग, जहां पे एक साइड आपको मान लीजिए फ्रांस कनाडा दे दिया गया और एक साइड प्रोविजंस दे दिए गए और आपको बोल दिया जाएगा कि आपको मैच करना है कि ये सारे प्रोविजंस, मान लीजिए यूएसए से कौन सा है, यूके से कौन सा है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से लिया गया, जो अमेंडमेंट या अमेंडिंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या फिर जो आपके इमरजेंसी प्रोविजंस थे, ये कहाँ से बोरो किए गए हैं। तो एक तरीका तो आपका ये हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि डायरेक्टली पूछ दिया जाए कि इमरजेंसी प्रोविजंस हैव बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, और आपको 4 नाम दे दिया गया, साउथ अफ्रीका दे दिया गया, जापान, फ्रांस एंड जर्मनी। तो ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका फिर ये हो सकता है कि वो सारे रिपब्लिक्स या वो सारे कंट्रीज़ या वो सारे कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ से बहुत सारे प्रोविजंस को बोरो किया गया, फॉर एग्जांपल यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, तो वो ये सवाल आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस हैव बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा। तो तीसरा इस तरीके से भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। सो whenever you are preparing your notes, make sure that आप इस तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए सो दैट कि whenever you are revising you have the basic intuition कि what kind of questions can be asked, the way in which the constitution है, questions can be asked, so that whenever in final entrance examination when a question is actually asked you can understand the topic, you can attempt it quickly। नहीं तो फिर क्या हो जाता है कि अगर आप इस ढंग से, इस इंटेंशन से, इस इंट्यूशन से चीज़ों को नहीं पढ़ते हैं तो फिर आप लैग कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट थिंकिंग, यू कैन स्टार्ट गेसिंग, और आपको नोट्स भी सिंप्लीफाइड मैनर में बनाना है, ठीक है। तो कोशिश करना है। जब भी आप अपने नोट्स बना रहे हैं, मेक श्योर दैट यू डोंट कॉपी एवरीथिंग, मेक श्योर दैट यू मेक सिंप्लीफाइड वर्जन्स ऑफ द इंटायर थिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द क्लास। और कोशिश कीजिए कि ये सारे जो पॉइंट्स हम लोग ने आज के टॉपिक में डिस्कस किए तो हाफ द पेज में आप इसको कवर अप कर लीजिए, सो दैट कि वंस यू लुक एट दैट पेज सारी चीज़ें आपके माइंड में एज ए इमेज छप जाए एंड यू कैन मेक और रिकॉल ईच एंड एवरीथिंग वेरी क्विकली। तो आज हम लोग यहीं पे एंड करेंगे इस लेक्चर को। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोगों ने अराउंड 12 डिफरेंट टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया है। तो उन सारे टॉपिक्स को हम लोग एक एक करके देखेंगे। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि छोटे हैं, जो छोटे वाले टॉपिक्स हैं तो उनको हम लोग एक साथ क्लब भी कर सकते हैं, लेकिन सारा सीक्वेंस में होगा। और बड़े बड़े टॉपिक्स हैं तो हो सकता है उसमें एक से ज़्यादा 2 लेक्चर्स हो जाएँ, 3 लेक्चर्स हो जाएँ टू कंप्लीट ए सिंगल टॉपिक। So in the next lecture we are going to start with fundamental rights and duties। और आप कोशिश कीजिए कि जब भी एक लेक्चर कंप्लीट होता है तो उसके साथ ही उसका नोट्स बना लीजिए, गो थ्रू द PDF, देन स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक। और जब पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो इसके अलावा फिर जो हम लोगों ने अराउंड 10 डिफरेंट PDF शेयर किया है, जो इम्पोर्टेंट PDF है, लाइक बहुत सारे कमिटीज़ हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, बहुत सारे आप ये बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं, कैबिनेट कमिटीज़ हैं, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं, तो ये सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स हैं। तो उन सारे टॉपिक्स को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म हो जाएगा इसके बाद स्टार्ट करेंगे। और इससे आपको कोई भी अगर क्वेश्चन निकल कर आ रहा है तो आप नोट डाउन कर लीजिए, हम लोग के साथ शेयर कीजिए। इफ़ यू नीड एनी काइंड ऑफ एडिशनल क्लैरिफिकेशन फील फ्री टू कॉल अस, फील फ्री टू टेक्स्ट अस। सो आपको एक ही काम करना है, अपना फ़ोन उठाइए, टेक्स्ट कर दीजिए, विल गेट बैक टू यू एज सुन एज पॉसिबल। सो एन्जॉय योर लेक्चर्स एंड हैप्पी एंडिंग। थैंक यू।